Good afternoon everyone. My name is Mayank and today I am presenting a topic income tax. तो इनकम टैक्स एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कि हम आए दिन सुनते हैं. तो इनकम टैक्स के हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. इनकम टैक्स है क्या? इनकम टैक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इनकम एंड टैक्स. इनकम मतलब जो कि हम अर्न कर रहे हैं मनी फ्रॉम द डिफरेंट वेज, एंड द टैक्स जो कि कंपल्सरी पेमेंट होता है गवर्नमेंट को कंट्री को चलाने के लिए, वो डिफरेंट फॉर्म्स में लेती है. जबकि इनकम टैक्स जो टैक्सेस होते हैं उसका एक डायरेक्ट फॉर्म है जिसमें हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को मनी के फॉर्म में टैक्स पे करते हैं. अब इनकम टैक्स कैसे कंप्यूट होता है और कौन कौन पे करता है वो हम आगे देखेंगे. तो इनकम टैक्स में हम 5 हेड्स को पढ़ते हैं इनकम के, जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी हर एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जहाँ पर रिलेशन मिलता है वहाँ पर हम कहते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी जनरेट हो रही है. जो कि एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को जो अमाउंट देता है वो उसकी सैलरी है, जिसको हम पर एनम में काउंट करते हैं. इनकम टैक्स में हम सारा का सारा जो टैक्स है वो एनम के हिसाब से काउंट करते हैं, मंथली हिसाब से नहीं करते. तो उसके बाद हम करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे होती है कि आपके पास कोई हाउस पड़ा है खाली जिसको आप यूज नहीं कर रहे, तो आपने उसको रेंट पे दिया है, तो वो आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अब वो पर्सन चाहे इस हाउस को अपने रहने के लिए इस्तेमाल करता है या एज अ शॉप इस्तेमाल करता है, आपको उस इनकम के टैक्स देना पड़ेगा. इसके बाद नेक्स्ट हेड है पीजीबीपी. पीजीबीपी इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस. बिजनेस एंड प्रोफेशंस आज मतलब कि सबसे ज्यादा टैक्स वैसे इसी हेड में से बनता है पूरे इंडिया में देखा जाए. तो बिजनेसेस होते हैं डिफरेंट, लाइक टाटा ग्रुप्स का बिजनेस है, अडानी ग्रुप्स का बिजनेस है, डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं, तो ये अपने बिजनेस पे टैक्स पे करते हैं. एंड प्रोफेशंस लाइक लॉयर, डॉक्टर्स और डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं जिनको अपना टैक्स पे करना पड़ता है. इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम सीजी यानी कि कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन्स क्या होते हैं? किसी पर्सन ने शेयर्स खरीदे, कहते हैं कि मैंने शेयर्स में ट्रेडिंग में इतने का प्रॉफिट कमाया, तो वो सारी इनकम कहाँ आएगी? कैपिटल गेन्स में. अब कैपिटल गेन्स भी दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. और उसके बाद जो कुछ इनकम इन 4 हेड्स में नहीं आई वो सारी की सारी आ जाती है अदर सोर्सेज में. अदर सोर्सेज में लाइक आपने कोई लॉटरी से पैसे कमाए, हॉर्स रेस पे पैसे कमाए, किसी भी तरीके से डिफरेंट. और एक चीज होती है कि हम कई बार देखते हैं जो हाउस प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर भी हमारी अदर सोर्स की इनकम इंक्लूड होती है. कैसे कि हमने एक हाउस को रेंट पे दिया और उसके साथ फर्नीचर भी रेंट पे दे दिया, तो फर्नीचर का जो रेंट है वो हम हाउस प्रॉपर्टी में ना काउंट करके उसको अदर सोर्सेज में काउंट करेंगे. तो ये 5 हेड होते हैं. एक इंडिविजुअल इन 5 हेड से इनकम कमाता है, बट एक कंपनी सिर्फ इन 4 हेड से इनकम कमाती है, क्योंकि कंपनी एक सैलरी नहीं लेती कभी भी किसी से. ठीक है. तो इसके बाद जो हमारे पास इनकम आती है उसे हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम, इसके अंदर हम देखते हैं कि काफी सारी इनकम बंदे की बनती है, उसके अंदर से हम लेस करते हैं डिडक्शंस को. ठीक है. इसमें डिडक्शंस लेस करने के बाद जितने भी बंदे ने डिडक्शंस लिए हैं हमारे पास बचती है टोटल इनकम. टोटल इनकम पे आपका टैक्स कंप्यूट होता है. अब टैक्स कंप्यूट करने के तरीके हैं. पहले गवर्नमेंट ने इसी साल जब अभी हमारा बजट आया था 1 फरवरी को, हमारे पास एक नया रिजाइम आया टैक्स रिजाइम. तो मैं आपको दोनों टैक्स रिजाइम बताता हूँ कि पहले वाला कैसे, और जो न्यू टैक्स रिजाइम है वो हर किसी के लिए ऑप्ट करना कंपल्सरी नहीं है. अगर जो कोई पर्सन चाहता है वो पुराने टैक्स रिजाइम में टैक्स पे करना चाहता है तो पुराने में पे कर सकता है, और नए में चाहता है तो नए में भी पे कर सकता है. तो पहले मैं पुराने टैक्स रिजाइम से स्टार्ट करता हूँ, जिसके अंदर 0 to 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, नील. फिर 2.5 लाख टू 5 लाख आपको देना 5% टैक्स. फिर 5 लाख टू 10 लाख आपको देना 20% टैक्स. एंड 10 लाख प्लस जितनी भी इनकम हुई उस पर देना 30% टैक्स. ये पुराना रिजाइम था. अब एक न्यू रिजाइम आ गया इसके बाद, जिसके अंदर आपको, इसको मैं साइड में, तो न्यू रिजाइम में आपको 0 to 3 लाख नील. फिर 3 लाख टू 6 लाख 5%. फिर 6 लाख टू 9 लाख 10%. एंड 9 लाख टू 12 लाख 20%. एंड 15% and 12 lakhs to 15 lakhs is 20%, and 15 lakhs plus
इज 30%। तो आप इसको टैक्स रिजाइन को देखोगे। और एक और चीज इसके अंदर हमने नोटिस की कि जो पहले हमारे पास एक रिबेट मिलती थी, यानी कि जिसकी इनकम 5 लाख से बिलो है उसको टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, 5% भी टैक्स उसको पे करने की जरूरत नहीं है। और अब वो लिमिट को हमने यहाँ पे 7 लाख बना दिया है, पहले वो 5 लाख थी। तो न्यू टैक्स रिजाइन में तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं पर्सन्स को। तो हर कोई तो ये सोचेगा कि हम न्यू टैक्स डिजाइन की तरफ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। न्यू टैक्स डिजाइन में आपको बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं, इसके साथ आपको एक चीज मिलती है जिसे कहते हैं नो डिडक्शन, यानी कि जो डिडक्शंस आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम से लेस कर रहे थे वो डिडक्शंस आपको लेस करने का मौका नहीं दिया जाएगा न्यू टैक्स डिजाइन में। अब न्यू टैक्स डिजाइन में भी आपको कुछ एक डिडक्शंस हैं, लाइक 80U की डिडक्शंस और एक 80CCC की डिडक्शन। ये दो डिडक्शंस हैं जो कि आपको मिल रही है। इसके अलावा और भी डिडक्शन, मेजर डिडक्शन ये दो हैं। 80CCC पेंशन वाली डिडक्शन होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे पेंशन डिडक्ट होती है हमारे, वो डिडक्शन। एंड 80U डिसेबल्ड पर्सन के लिए होती है। तो ये डिडक्शंस आपको इसमें मिलती है, बाकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती। तो आपको इसमें टैक्स अल्टीमेटली इक्वल ही पे करना पड़ रहा है। तो इन दोनों का जो हमारा टैक्स कंप्यूट होता है, उसके बाद जो भी आपका अमाउंट आ गया, इसके अलावा हम एक और चीज देखते हैं जो हमारी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है। इसके अंदर भी हम अलग टैक्स रेट्स को अप्लाई करते हैं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लाइक लॉटरी होगी, उसके अंदर भी हम अलग टैक्स रेट्स होते हैं जो कि हायर भी हो सकते हैं लोअर भी हो सकते हैं इन रेट से। तो इसके बाद हमारा जो अमाउंट आता है डिफरेंट टैक्सेस को वो बना के, तो हमारे टैक्स आ गया। तो ये टैक्स पेएबल है आपका। अब टैक्स पेएबल में से हम रिड्यूस क्या करेंगे? अगर जो आपने पिछले साल में सैलरी से इनकम कमाई है तो आपकी सैलरी पे टीडीएस कट होता है, तो हम टीडीएस को कट कर देंगे। इसके अलावा आपने पिछले साल में अगर जो इनकम करी है किसी बिजनेस से, हाउस प्रॉपर्टी से, तो शायद आपने कुछ एडवांस टैक्स भी पे किया हो गवर्नमेंट को, तो हम एडवांस टैक्स को भी पे लेस कर देंगे। एडवांस टैक्स के अलावा एक होता है टैक्स क्रेडिट, जिसे मैट बोलते हैं। मैट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ये टैक्स क्रेडिट कंपनीज को मिलता है कुछ वेरियस काम करने की वजह से, तो इसको भी हम लेस कर देंगे। उसके बाद जो कुछ आपने लेस कर दिया, उसके बाद जो आपका आया ये अमाउंट, दिस इज योर टैक्स पेएबल और रिफंडेबल। अब आपको इसमें से जो भी टैक्स आया या तो आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जब भी आप सेल्फ असेसमेंट करोगे, जब आपने टैक्स कंप्यूट करा और गवर्नमेंट को रिटर्न भरी, उस टाइम आप या तो गवर्नमेंट को ये टैक्स पे कर दोगे, या फिर उस टाइम आप गवर्नमेंट से टैक्स की डिमांड करोगे कि आपने टीडीएस, एडवांस टैक्स और वैट में ज्यादा टैक्स पे कर दिया था, तो आप वो टैक्स को वापस ले सकते हो गवर्नमेंट से। पर लेकिन इसको आप जिस टाइम रिटर्न फाइल करते उसी टाइम कर सकते हो, क्योंकि न्यू रूल्स के हिसाब से पहले आप अगर जो रिवाइज रिटर्न करते थे तो आप उसमें अपना रिफंड क्लेम कर सकते थे, बट न्यू रूल्स के हिसाब से आप रिवाइज रिटर्न में अपना रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। तो ये इनकम टैक्स में इतना ही था। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है जो है जीएसटी रिटर्न्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी रिटर्न्स। तो जैसे कि हम इनकम टैक्स में अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं, एक जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें भी हर बिजनेस को अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, बट हर बिजनेस नहीं, जस्ट रजिस्टर्ड बिजनेस इसमें फाइल रिटर्न करता है। तो कौन सी रिटर्न्स होती हैं इसके अंदर और कौन कौन फाइल करता है वो हम देखेंगे। जीएसटी रिटर्न को हम जीएसटीआर के नाम से लिखते हैं, और एक फॉर्म होता है जीएसटीआर। तो इसके अंदर 1 से लेके 11 तक रिटर्न्स होती हैं, बट मेजरली इसकी 9 रिटर्न्स को माना जाता है। जो बाकी 2 रिटर्न्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीएसटीआर1। इसके अंदर कोई भी पर्सन ने, टैक्सेबल पर्सन ने, रजिस्टर्ड पर्सन ने जो कुछ अपनी सप्लाई की है उसकी सारी डिटेल्स फिल करनी है। आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल्स की,
उसके बाद उसको GSTR2, इसके अंदर वो करेगा इनवर्ड, और जीएसटी पोर्टल पे जब आपने आउटवर्ड सप्लाई डाली है तो उसके बाद आपने बताना भी है, अगर जो आपने किसी बिजनेस को बेचा है तो उस बिजनेस का जीएसटी आईएन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आप उसके साथ मेंशन करोगे, जिससे कि बाद में उसकी इनवर्ड सप्लाई से वो क्रॉस चेक होगा कि अगर जो आपने उसको बेचा तो उसने खरीदा तो होगा, तो वो भी डालेगा कि मैंने इससे प्रोडक्ट खरीदा है, सामान खरीदा है। इसके बाद आपको एक और रिटर्न भरने होते हैं, थर्ड, जिसके अंदर आपका क्रेडिट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसमें हम पढ़ते हैं जीएसटी में, वो जनरेट होता है जिससे कि आप अपना टैक्स को सेट ऑफ करते हो। तो उसके अंदर आपको इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों को एक साथ डालना होता है। हालांकि आपने डाल रखे हैं सारे रिटर्न्स, आपको जस्ट एक बार क्रॉस चेक करना होता है। लाइक कोई सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न है, उसकी एंट्री के लिए ये मेनली बनाई जाती है, जिसके अंदर आपको आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई दोनों डालनी होती है। इसके बाद जीएसटीआर 4 किसके लिए? 4 एक कंपोजिट डीलर के लिए होती है। कंपोजिट डीलर कौन होता है? जिसके पास इतने कंप्लायंस को सीए रिटर्न भरता है, और सीए का रिटर्न भरने के लिए सीए पैसे लेगा, और उसका बिजनेस भी इतना बड़ा नहीं है कि वो हर महीने सीए को पैसे दे सके। तो उसके लिए एक चीज बनाई गई है कंपोजिट स्कीम, जिसके अंदर उसको अपनी रिटर्न मंथली बेसिस पे ना भरती, ये सारी रिटर्न मंथली बेसिस पे भरी जाती है। तो उसको एक और ऑप्शन दिया जाता है कि वो कंपोजिट स्कीम में रजिस्टर हो जाए, जिसके अंदर उसको क्वार्टरली बेसिस पे अपनी रिटर्न फाइल करनी है, और टैक्स भी इनके कंपैरेटिवली कम पे करना पड़ता है। तो एक कंपोजिट स्कीम ऑप्टेड जो पर्संस होते हैं उनके लिए है। एंड नेक्स्ट इज जीएसटीआर 5। जीएसटीआर 5 इज नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन, जो कि इंडिया का रेजिडेंस नहीं है, उसको अगर जो कोई भी इंडिया में आकर ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करनी जो कि जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है, तो वो जीएसटीआर 5 फाइल करेगा। दिस इज फॉर नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन। एंड देन नेक्स्ट है आपकी जीएसटीआर 6। जीएसटीआर 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो कि सारी की सारी रिटर्न्स आप फाइल करते हो जीएसटी के अंदर, तो जो पर्सन जीएसटी के अंदर वो भी तो रजिस्टर होगा जो इन रिटर्न्स को चेक करेगा। दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि आपको क्रेडिट प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट इज जीएसटीआर 7, दैट इज फॉर टीडीएस कलेक्टर, डिडक्टर। जो भी पर्सन टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है किसी भी पर्सन से, तो वो अपनी जो टीडीएस है वो कहां फाइल करेगा? 7 में। हालांकि जो टीडीएस कंप्लायंस है वो एक इनकम टैक्स का कंप्लायंस है, बट उसको भी हम प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं, तो इसलिए उसका हमें रिटर्न जीएसटी के साथ भी फाइल करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? Amazon एंड फ्लिपकार्ट। अब इसके अंदर जो पर्सन सामान बेच रहे हैं वो तो अलग चीज है, बट Amazon एंड फ्लिपकार्ट को खुद भी तो जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ेगा, ताकि उसको बता सके कि मेरे अंडर कौन कौन पर्सन सामान बेच रहा है। तो एज एन कंपनी जीएसटी Amazon एंड फ्लिपकार्ट जब जीएसटी में रजिस्टर होते हैं तो अपनी जीएसटीआर 8 फाइल करते हैं इनकम टैक्स जीएसटी के लिए। एंड देन 9th है एनुअल रिटर्न। ये हर पर्सन को एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, पूरे साल में उसने क्या खरीदा क्या बेचा सब उसको गवर्नमेंट को देना है। इसके अलावा अगर जो आपने कोई भी सेल रिटर्न करी है या परचेज रिटर्न करी है, उसके बारे में भी आप कब बताओगे गवर्नमेंट को? यही बताओगे एनुअल रिटर्न पे, कि उस टाइम मैंने सेल रिटर्न करी थी, परचेज रिटर्न करी थी, जो कि मैंने पहले आपको भेज दी थी रिटर्न में, बट अब वो मेरी सेल नहीं है, ये मेरी परचेज नहीं है, तो वो यहाँ पर आप फाइल करेंगे। और इसके बाद एक जीएसटीआर 10 होती है, यही एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। दिस इज नॉट 10, दिस इज 9A।
इसके बाद जीएसटीआर 9A, जो भी पर्सन कंपोजिट स्कीम में रजिस्टर है उन पर्सन्स को ये एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। जीएसटीआर ये वाले। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर जो किसी के कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो।